नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद सत्ता से बेदखल होने का दर्द बीजेपी में साफ दिखाई देता है और इस दर्द को जीत की खुशी में बदलने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी का लगातार महामंथन जारी है। राजनांदगांव के बाद एक बार फिर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में हो रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठक में बस्तर और सरगुजा की विधानसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के लिए बस्तर सरगुजा संभाग के लोगों को अपने साथ करना बहुत जरूरी है। आंकड़ों की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों वाली छत्तीसगढ़ की 26 सीटें बस्तर और सरगुजा संभाग से आती हैं और हाल फिलहाल में सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। इसलिए बीजेपी की इस क्षेत्र में चिंता कुछ ज्यादा भी है। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर अपना दबाव बना रही है। बस्तर सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, जिस पर बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में अपना पूरा दांव खेलना चाहती है। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता मणि वैष्णव और साथ ही बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी। साथ ही अंबिकापुर से हमारे संवाददाता गोल्डी गजौरिया भी जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे इन सब के साथ। तो और सबसे पहले मैं गोल्डी आपके पास ही आना चाहूँगा, और 2 दिन का जो कार्य समिति की जो 2 दिन की बैठक रही, उसमें क्या खास निकल कर आया? जी बिल्कुल। सरगुजा संभाग में जो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना जारी रखें। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक अंबिकापुर में आज समाप्त हुई है और इस बैठक में ज्यादातर भाजपा बीजेपी कांग्रेस की जो विफलताएं हैं छत्तीसगढ़ में, जो उनकी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं विफल है, इस विषय में चर्चाएं हुई। और जो कि केंद्र में जो मोदी की सरकार है और उनकी जो कार्य करने की शैली है, इस पर चर्चा हुई है। और वहीं अभी वर्तमान 2023 की जो चुनाव है, इसमें मोदी सरकार की जो सफलताएं हैं और उनके जो क्रियाकलाप हैं, उसका एजेंडा रख के चुनाव की रणनीति तय करने की बात कही है। जी बिल्कुल। गोल्डी, आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि इसके बाद जो जन अधिकार रैली होने वाली थी, वो रैली का किस तरह से रही है? क्या वो भी सफल रही है? जो अनुमान लगाया जा रहा था और जो दावे किए जा रहे थे कि 50,000 लोग कम से कम इसमें जुटेंगे, तो कैसी उपस्थिति रही है? वो स्थिति की बात करें तो लगभग 30,000 से ऊपर के आज इस सम्मेलन में आदिवासी वर्ग और समुदाय के लोग उपस्थित रहे हैं और एक अच्छी संख्या दिखी है। चूंकि ये सरगुजा संभाग जो है आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और इसको देखते हुए आगामी 2013 के चुनाव में आदिवासियों के द्वारा छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में बड़ी फेरबदल दिखेगी। जी बिल्कुल गोल्डी, आप हमारे साथ बने रहें, हम वापस आपके पास आएंगे। इस बीच बस्तर से हमारे संवाददाता राजेश समर्थ भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले निश्चय जी, आपके पास जो फोकस है, पिछले साल जैसा हमने बताया भी कि चिंतन शिविर पहले बस्तर में और अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक 6.5 साल के बाद सरगुजा में, आपका फोकस क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का फोकस तो अंत्योदय पर है जी, और अंत्योदय की जो पीड़ा है, जो उनके लिए योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही थी, जो कि सब की सब रुकी, इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजना विशेष तौर पर गरीब भाइयों के जो मकान बनाने की थी, जिसमें से 11 लाख मकान भूपेश बघेल की सरकार ने वापस करने का काम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प तो अंत्योदय के लिए है, जो प्रत्येक विधानसभा में है जी। और ये है ज़रूर कि बहुत बारीक काम किया जा रहा है, हर वर्ग को लाभ मिले, इसकी भी योजनाएं, इसके लिए कार्य नीति। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो बुनावट है, जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर एक जो अलग विशिष्टता रखता है, वैसे ही बस्तर एक विशिष्टता रखता है। महाराष्ट्र से लगा हुआ जो इलाका है वो अलग विशिष्टता रखता है, बीच का मैदानी जो इलाका है, और इस तरफ में आपके उड़ीसा बॉर्डर के जो रायगढ़ और
सारंगगढ़ इस तरफ के इलाके हैं जी। तो एक बारीक काम हो रहा है और अभी तो ये शुरुआत हो रही है। इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारा फोकस केवल बस्तर और सरगुजा पर है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत वहां दर्ज करती रही है। तो अपने उस परफॉर्मेंस को वापस लेके आने के लिए तो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं जी। मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको जब ये अन्य इलाकों में भी आप जाकर के आकलन करेंगे जी, तो जो LIB की रिपोर्ट हमारी जानकारी में है वो करीब कांग्रेस को 28 सीटें ही दे रही है जी। और हमारा एक और सर्वे जो है, बहुत से मतलब अलग इंडिपेंडेंट सर्वे है, उसका कहना है कि कांग्रेस केवल 35 सीट में ही कंपटीशन में है। चलिए, ये तो दावे और प्रतिदावे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो दावे हैं। मणि वैष्णव जी, मैं आंकड़ों की भाषा में बात करता हूं और मैं सच्चाई जो आज की तारीख में सामने दिखाई देती है उस पर चर्चा करते हैं। ये बहुत क्लियर है कि बीजेपी को ये बात समझ में आ रही है कि अगर बस्तर और सरगुजा की 26 में से 25 सीटें उसके पास विधानसभा चुनाव में नहीं थी और 26वीं भी बाद में बाई इलेक्शन के बाद अगर निकल गई हाथ से, तो ये दो इलाके हैं जिस पर फोकस करना जरूरी है। इसके लिए लगातार आदिवासियों के मुद्दे पर फोकस किया जा रहा है, धर्मांतरण पर फोकस किया जा रहा है, सर्व आदिवासी समाज की भी चर्चा की गई थी कि सर्व आदिवासी समाज नाराज है, लेकिन भानु प्रतापपुर में उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। फिर भी अगर मैं बस्तर सरगुजा की स्पेसिफिक बात करूं तो कम से कम 8 सीटें, 4 बस्तर की और 4 सरगुजा की ऐसी रही हैं जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहा है। वो आपकी चिंता का विषय जरूर होगा। मैं इन सीटों के नाम और आंकड़े भी आपके बताता हूं, फिर आपके पास सवाल लेकर आता हूं। बस्तर की बात करें, कोंडागांव 1796 वोटों से आपका प्रत्याशी जीता था, मोहन मरकाम खुद जीते हैं। नारायणपुर 2647 वोट से चंदन कश्यप जीते हैं। दंतेवाड़ा भीमा मंडावी बीजेपी से जीते थे 2172 वोटों से। और कोंटा 6709 वोट से कवासी लकमा। इसी तरह सरगुजा की 4 सीटें थीं। मनेंद्रगढ़ की सीट डॉक्टर विनय जायसवाल, वो सीटें सारी आपके पास थी। मनेंद्रगढ़ 4074 वोट से 4.3%, जो हार जीत का अंतर था वो 4% के आसपास 3 सीटों पर रहा है। बैकुंठपुर 5339 वोट से अंबिका सिंह देव जीती थी। जसपुर 8026, ये सबसे ज़्यादा जिन जो 4 अंतर हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये रहा है। विनय कुमार भगत और कुनकुरी 4293 से यूडी मिंज। तो ये 4 सीटें बस्तर की और 4 सीटें सरगुजा की। ये 2 ऐसी जगहें हैं जहां से कम 8 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भी मामूली अंतर से आप जीत पाए थे। अब अगर 4 साल से आपकी सरकार है, बीच बीच में आदिवासी अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, उनको एकजुट करने और उनको एक तरफ से सरकार के खिलाफ करने की कोशिशें भी होती हैं, क्या आपको लगता है आदिवासी इस बार भी बस्तर सरगुजा में आपके साथ रहेगा? देखिए, जो आपने आंकड़े बताए ये लगभग सभी आदिवासी क्षेत्र हैं जी। और आदिवासियों ने हमें विजय सीट तब दिलाई थी जब उन्हें पता नहीं था कि भूपेश सरकार का काम कैसा है, कांग्रेस सरकार का काम कैसा होगा, तब उन्होंने हमें जीत दिलाई थी। अब आदिवासी जो वर्ग है उसको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि भूपेश सरकार की नज़रों में वो प्राथमिकता में है और उनके लिए लगातार काम हो रहा है। तो इसलिए जीत का जो अंतर है ये बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में जी। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी नकारने का प्रयास कर ले कि उनका फोकस जो है आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है, मैं आपको कल का बयान बताऊंगा। नंद कुमार साय जी ने कल कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र हमारे लिए चुनौती है और हमें उसे चुनौती को अवसर में बदलना है। जनजातीय क्षेत्र हमारे लिए चुनौती है और उसे अवसर में बदलना है। ये बात नंद कुमार साय जी ने कल प्रतिष्ठित चैनलों के सामने जो है कही है जी। तो जनजातीय क्षेत्र इनके लिए चुनौती क्यों है, इस बात को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 15 साल लगातार शोषण, लगातार अत्याचार आदिवासियों ने झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इनके समय में झलियामारी कांड हुआ, इनके समय में मड़कम हिड़मे की हत्या हुई, हजारों आदिवासी जो है वो जेल के अंदर डाल दिए गए। कई आदिवासी मासूम आदिवासियों को नक्सली बताकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया और आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल भ्रम में रखा उसे। यानी मणि वैष्णव जी, आपको लगता है जो बीजेपी का पिछला स्वरूप रहा था उसके चलते आदिवासी इस बार भी कांग्रेस के साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने 4 साल से कांग्रेस की सरकार को देखा है तो पहले से ज्यादा मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। निश्चय जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़े दावे करने वाले जो भी जितनी प्रकार की बातें कर रहे हैं, मान लीजिए कि चुनाव परिणाम में कांग्रेस उन इलाकों से हार जाती है, तो क्या ये बोलेंगे कि ये इनकी विफलता ये स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से? दूसरी बात, चुनाव के परिणाम अपनी जगह हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी बड़ी रैली आज अंबिकापुर में हुई है वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है, इस बात की द्योतक है कि किस तरीके से आदिवासी समाज, वनवासी समाज का प्रेम
वापस से भारतीय जनता पार्टी की ओर उमड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी वहां एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। मैं एक बात और कहूंगा, हम इसको 26 सीट पकड़ते हैं संभागवार, तो उससे जो लगा हुआ इलाका है वो भी उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। उत्तर की करीब करीब 20 सीटें जी, और वैसे ही दक्षिण में आपको उससे खुज्जी और ये मानपुर मोहल्ला इस तरीके के भी पूरे मिलाएंगे तो इधर की 20 सीटें, 40 सीटों में तो स्थिति बहुत ही खराब है कांग्रेस की। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, उसका कारण ये है क्योंकि दीन देवता जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के काम करने का विचार है, उसकी सारी योजनाओं को ध्वस्त करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। ये चलिए, ये सीधा आरोप कि कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा, मणि वैष्णव जी जवाब दीजिए इस आरोप का सीधे सीधे। देखिए, इस विश्व में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसने खुले मंच से अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी मत करिए और फिर से सरकार की मणि को हिला दी। ये जो बात बोलते हैं, रमन सिंह जी ने जो रमन सिंह जी ने स्वयं ही सुने होंगे वहां खड़े होकर, शासन में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि रमन सिंह जी को अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करना पड़ा कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी छोड़ दीजिए। शायद ही विश्व में ऐसी कोई घटना हुई होगी और ये घटना छत्तीसगढ़ ने देखी है। तो भ्रष्टाचार किसके शासनकाल में था वो हम अच्छी तरह जान चुके हैं। दूसरी बात, आदिवासी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। अभी आपको जो चरित्र देख रहे हैं, आदिवासी जो वर्ग है वो देख रहा है आपने आरक्षण किस प्रकार से रोके रखा है। आरक्षण को तो खत्म कर देगा काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। भाजपा के शासन में तो पूरा आरक्षण मिल रहा था वनवासी समाज साल जो शोषण भाजपा के शासन में आदिवासी समाज वनवासी समाज को 32% का आरक्षण मिल रहा था। कभी भी ये खत्म हुआ है भूपेश बघेल की सरकार में, क्योंकि इन्होंने अपना वकील खड़ा नहीं किया कोर्ट में। इनके समय में जो आदिवासी जेलों के भीतर डाल दिए गए थे फर्जी केसों में, उनको सब कुछ छुड़ाने का काम हमने किया है। हमने जो आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन जो छीनी गई थी उसको हमने वापस दिलाने का काम किया है। 5 लाख वन अधिकार पट्टे बांटने का काम किया हमने आदिवासियों को। 300 से अधिक बार मैं अपने संवाददाता के पास, आप दोनों के पास मैं दोबारा आऊंगा, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा। बिल्कुल मणि वैष्णव जी आपके पास भी, और वनिष्ठ वाजपेयी जी, मणि वैष्णव जी आपके पास भी आऊंगा और निश्चय जी आपके पास भी आऊंगा। मैं तुरंत आता हूं। एक बार राजेश समर्थ के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता बस्तर से जुड़े हैं, उनसे वहां की तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप दोनों के पास आता हूं। राजेश, आप दोनों नेताओं की बातें भी सुन रहे थे, जो स्वरूप है वो आप खुद भी देख रहे हैं। बस्तर की जो स्थिति है वो आपको पता है बेहतर। जिस तरह से कांग्रेस ने पिछली बार बस्तर का पूरा गढ़ कब्जा कर लिया था, सिर्फ विधानसभा की सीटें ही नहीं जीती, बाई इलेक्शन हुआ तो 12वीं सीट भी जीती, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का सांसद बस्तर क्षेत्र में बना। यानी बस्तर में कांग्रेस ने अपना खोया हुआ बरसों पुराना गढ़ हासिल किया था। अगर मैं सिलसिलेवार देखता हूं बस्तर को तो पाता हूं कि बस्तर में पूरा टिल्ट था कांग्रेस के प्रति। सरगुजा में भी कांग्रेस का रूप रहा है। अब इस बार अगर बस्तर की बात करूं तो कांग्रेस, अभी मणि वैष्णव जी ने कई चीजें गिनाई, जैसे आदिवासियों को रिहा करना जेलों से जो फर्जी मुकदमों में बंद थे, जो टाटा स्टील के पास आदिवासियों की जमीन जिस पर कि आगे प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था उस जमीन को वापस करवाना, पट्टे दिलवाना, ऐसे जो तमाम काम हुए। मोबाइल, अगर मैं कहूँ हेल्थ केयर सेंटर और गाँव में मोबाइल यूनिट्स की बात की थी मुख्यमंत्री ने। तो ये जो काम लगातार कांग्रेस की सरकार ने किया है, क्या आपको लगता है इससे बस्तर का भरोसा, खासतौर पर आदिवासियों का भरोसा बढ़ा है? जी, ये बात सही है कि आदिवासी का भरोसा बढ़ा है जी, लेकिन मुख्य रूप से जहां पर उन्होंने किसानों की जो लोन माफी की बात कही और एक एंटी इनकम्बेंसी थी, इसकी वजह से कांग्रेस ने एक बार क्लीन स्वीप लिया, खासकर बस्तर संभाग में। आप देखेंगे कि लोगों में एक परिवर्तन की चाह थी। वो चाहते थे कि बीजेपी अपना चेहरा बदले, लेकिन वही पुराने चेहरों को लेकर बीजेपी मैदान में आई और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या तस्वीर है राजेश? सर, इस बार तस्वीर यह है कि सर पार्टी अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन सर्ववादी समाज जो है जी, यह स्थानीय मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता जो है वो कहीं ना कहीं आदिवासी नेताओं से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों में एकमात्र जनरल सीट है और बाकी शेष 11 जो है वो आदिवासी सीटों से प्रतिनिधि आते हैं। तो सभी ये चाहेंगे कि सर्व आदिवासी समाज का समर्थन उनकी पार्टी को मिले।
जी राजेश, अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में एक सीट ऐसी है जहां पर एक थर्ड फैक्टर काम करता रहता है। आप जानते हैं कवासी लकमा की एक मजबूत सीट है कोंटा, लेकिन वहां जो जीत का अंतर है उनका बहुत, अगर देखा जाए सीधे सीधे तो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। सीपीआई वहां एक बड़ा फैक्टर रही है। 2008 में भी सीपीआई से रामा सोढी खड़े हुए थे और तब 30.12% वोट जो है सीपीआई ने काटे थे। 20,751 वोट उन्हें मिले थे। 2013 और 2018 में मनीष कुंजाम चुनाव लड़े और लगभग 26% 27% वोट जो है सीपीआई ने तब भी काटे थे। कवासी लकमा के पास जो वोट रहा है, अगर मैं उसको आपको याद दिलाऊं तो 2018 में उन्होंने 21,630 वोट, 2013 में 27,610 वोट और 2018 में 31,933 वोट पाए थे। सीपीआई बड़ी संख्या में वोट काटने में सफल रही है। क्या कोंटा सीट पर यही स्थिति इस बार भी रहेगी? मुझे लगता है सर इस बार कुछ परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी से धनीराम बासे जी जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है, तो ऐसे में एक संजय सोढी करके एक नया युवा नेता आ रहे हैं जिनके पिता बुधराम सोढी जी थे, जो सीपीआई से 98 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और 2 बार विधायक रह चुके हैं जी। उनका दखल कोया समाज के ब्लॉक अध्यक्ष भी है और सर्ववादी समाज के अध्यक्ष भी हैं। तो हाँ, वो अपनी जो दखल और पैठ जो है सर्ववादी समाज में बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा रहे हैं और बीजेपी एक नए चेहरे के रूप में उससे एक मौका दे सकती है संजय सोढी को जी। यानी एक नया फैक्टर काम कर सकता है। निश्चय जी, जो 4 जिले हैं बस्तर के जहाँ की आदिवासी 60% से ज़्यादा हैं, बस्तर, सुकमा, जसपुर, कोंडागांव। में सुकमा में तो 90% से ज़्यादा आदिवासी आबादी। इन 4 जिले और 4 जिले और जैसे रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, इन जहाँ की 20% से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की, इन सभी जिलों की अगर मैं बात करूँ तो 2018 में जो स्विंग हुआ था आपकी तरफ वोट परसेंटेज का, वो माइनस में गया था। -8.5% के करीब आपको इसका नुकसान उठाना पड़ा था। अब आपकी को उम्मीद है कि आदिवासी आपके साथ रहेगा। इस तस्वीर को बदलेंगे कैसे? देखिए, ये जो 2018 की परिस्थितियां थी वो एकदम भिन्न परिस्थितियां थी और उस पे जो मतलब उसके बाद जिस तरीके का व्यवहार वनवासी समाज, आदिवासी समाज के साथ हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो उनको 32% का आरक्षण मिलता रहा था, इस शासन में अभी वो खत्म हो गया है। जो ग्रामीण इलाकों में मकान बनने थे, जो वहाँ पे भी बड़ी प्रमुखता से बनने थे, जो कि जिसको वापस कर दिया भूपेश बघेल सरकार ने, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जी। मेरा ये कहना है कि इन सब बातों को लेकर के समाज की मंशा एकदम स्पष्ट है और उनका समर्थन भी एकदम स्पष्ट है। उन्होंने बहुत सारे जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय और वनवासी समाज के हितकारी नीतियों का लाभ लिया था, उसको उन्होंने देखा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। हमारा फोकस तो वनवासी समाज है, लेकिन केवल वनवासी समाज की सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का फोकस नहीं, मैंने इतना ही कहा था। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जो भ्रष्टाचार को लेकर के ये लोग मनगढ़ंत बातें बोलते हैं, उसके अपोजिट जो बातें जांच एजेंसियों ने खुले तौर पे प्रेस रिलीज देकर के की है, जिसमें नहीं अखबार सुनिए ना रमन सिंह जी का बयान छपा था कि किसी का बयान नहीं आया है। नहीं, आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन ये सच है, लेकिन ये सच है कि जांच एजेंसियों ने प्रेस रिलीज देकर के बोला है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, चलिए ये एक बड़ा मुद्दा, बिल्कुल आपका मानना है कि भ्रष्टाचार का एक मुद्दा रहेगा। उसकी सच्चाई है कि इनका भ्रष्टाचार एकदम खुल गया है। निश्चय जी, मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप के लिए तो आपको खुला मैदान मिलेगा। चुनाव आएंगे, आप कोर्ट केस लगाएंगे। जो मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जाएंगे, जनता सिर्फ आरोप नहीं सुनना चाहती, जनता ये सुनना चाहती कि जब हम जीतेंगे तो क्या करेंगे आपके लिए। आदिवासियों के लिए जिस रोड मैप की बात कार्य समिति में की जा रही थी कि हम चुनाव के लिए एक रोड मैप बनाएंगे आदिवासी और बाकी के पूरे राज्य के लिए, वो रोड मैप क्या है? देखिए, ये रोड मैप जिस अलग अलग वर्गों, बड़े माइन्यूटली काम हो रहा है, जिस वर्ग पीड़ित वर्ग के लिए काम होना है, उसकी जो समस्या है और उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप काम हो रहा है और सबके लिए हो रहा है। और ये धीरे धीरे करके सामने आते जाएगा। जैसे 2 अभियान हैं अभी, जिस तरीके से धर्मांतरण का एक हमारे यहाँ संक्रमण चल रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी अच्छी मजबूती के साथ काम कर रही है और करेगी। जो जैसा आपके पास प्रधानमंत्री आवास वाला विषय आया, ऐसे ही
हर वर्ग के लिए जो जो रोड मैप हैं वो समय समय पे आते जाएंगे और हर एक आपको जो अभियान हमारा दिखेगा वो आपको जिस समय खुलासा होगा तो ये समझ में आएगा कि ये और इतने आगे बढ़ गए। जी बिल्कुल। मणि वैष्णव जी, जो बात बीजेपी बार बार कह रही है, हर मंच से कह रही है, उसका कहना है धर्मांतरण। धर्मांतरण को आप देखते हैं कि 2 मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही, बल्कि 3 मुद्दों को। एक मुद्दा है धर्मांतरण का, दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री आवास योजना का, और तीसरा जो है वो भ्रष्टाचार का। आपको लगता है कि इन तीनों मुद्दों से आपको कहीं पर परेशानी आने वाली? देखिए, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो अगर भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के भ्रष्टाचार थे उसे मैं एक दिन में भी नहीं गिना पाऊंगा। उस हिसाब से जो है कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई पुख्ता जो है आरोप भारतीय जनता पार्टी अभी तक छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के ऊपर नहीं लगा पाई है। लेकिन विकास की योजना है, विकास की योजना है, कौन सा मुद्दा, कौन सा वादा लेकर जा रहे हैं इस बार? देखिए, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी बार बार धर्मांतरण की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के दिवालियेपन से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, क्या करेंगे कोई विजन नहीं है इनके पास। बार बार धर्मांतरण की बात करते हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा चर्च तो आपके 15 साल के शासनकाल में खुले हैं छत्तीसगढ़ में, और धर्मांतरण की बात आपने जितने बार भी की है जनता ने करारा प्रहार आपके गाल पे किया है। भानु प्रतापपुर भी देख लीजिए आप, 70% आदिवासी जनता है भानु प्रतापपुर में, उसके बावजूद आपकी क्या स्थिति हुई उससे आपको सीख लेनी चाहिए। वहां जो घटना हुई, वहां जो करारा तमाचा वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मारा, सांप्रदायिकता के चेहरे पर मारा, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। यानी आप मानते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा आपके लिए? जी बिल्कुल मणि वैष्णव जी, इसका मतलब है आप मानते हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे से कांग्रेस को कम से कम कोई परेशानी नहीं होने वाली, ये मुद्दा नहीं बन पाएगा है ना? उनको क्या परेशानी होनी, वो संरक्षक है धर्मांतरण के, उनका एजेंडा चल रहा है। सबसे ज्यादा चर्च खुले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दा नहीं होता तो ये सांप्रदायिकता। चलिए जवाब लेते हैं निश्चय जी से जवाब लेते हैं। एक बात की स्पष्टता लाना चाहता हूं कि ये 3 मुद्दों से ही पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है, ये बिल्कुल नहीं है। ये अभी तो अंगड़ाई है, ये शुरुआत है। हर उस गरीब व्यक्ति को मकान दिला जाए। मणि भाई सुनिए ना, 4.5 साल मणि भाई सुनिए तो, मणि भाई बात कर रहे हैं धर्मांतरण के साथ। अबे जी देखिए, मेरा ये कहना है जिन गरीब भाइयों के मकान वापस किए गए उनकी छत बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। ये एक विषय है। आवास योजना का इसके साथ साथ जो धर्मांतरण हो रहा है, ये धर्मांतरण के संक्रमण को आपने फंड वापस लिया, मोदी सरकार ने वापस लिया, और इस बात को जनता अच्छी तरह समझती है। कांग्रेस के संरक्षण में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम करेगी। दूसरा विषय हमारे पास लिस्ट है, भ्रष्टाचार का खुलासा 15 साल शासनकाल जो था आपका, उसी में सबसे ज्यादा चर्च खुले हैं। हमारे शासनकाल में एक भी बोलने दो ना, पोल खुल रही है तो बोलने नहीं दोगे क्या भाई? मेरा ये कहना है कि ये जो 3 मुद्दे हैं, ये पहला कदम जो आपकी जानकारी में आया है, इन 3 चीजों से चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये तो शुरुआती आपको दिख गया, जिस पे अभियान शुरू हो गए। अभियान बहुत सारे हैं जो आपको समय समय चलिए आप समय समय पर पत्ते खोलते रहेंगे, बिल्कुल एक एक करके पत्ते खोलेंगे। एक बार फिर गोल्डी के पास चलते हैं। गोल्डी, आपने देखा किस तरह से मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां जो हैं आश्वस्त हो रही हैं। एक पार्टी को कहना है कि सरकार के खिलाफ मुद्दों की उसके पास कमी नहीं है, रोज नए जो है पत्ते खुलते रहेंगे। कहते हैं ना, केले के पात में ही पात है, कवियों की बात में ही बात है, तो मुद्दे आते रहेंगे। मैं एक पुराने मुद्दे की तरफ चलता हूं। अगर हम याद करें तो छत्तीसगढ़ में राजनीति जो है उसको 2 तरफा से तितरफा करने की कोशिशें लगातार हुई हैं। विद्याचरण शुक्ल के समय में एक पार्टी बनी, उसने 7% के आसपास वोट काटे। अजित जोगी की पार्टी पिछली बार चुनाव मैदान में उतरी, 7.2%। आपका इलाका, आप पार्टी के लिए एक मुफीद जमीन बनता जा रहा है। इस बार आपका इरादा भी ये है कि पूरे राज्य में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। क्या आप पार्टी सरगुजा में खासतौर पर कोई छाप छोड़ पाएगी? जी बिल्कुल। अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अगर हम पिछले चुनाव की अगर बात करें तो जो चेहरे थे खास करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, तो वो पुराने ही चेहरे थे। और दूसरा कि अगर कांग्रेस की अगर जीत जो सीटें जो बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जो टी.एस. सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने का चेहरा भी सामने आया था। अगर अभी की जो स्थिति देखें तो ये जो पुराने चेहरे हैं, खास करके भाजपा के, जो लगातार 15 सालों से लोग देख रहे थे और जिससे वो उब भी चुके हैं, अब वो नया चेहरा चाहते हैं। और वहीं गुटबाजी से भी गोल्डी, आप जानते हैं बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। आप लोकसभा चुनाव को याद करिए, बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार बदल दिए थे, पुराने किसी सांसद को टिकट नहीं दिया था। मेरा तो सिर्फ ये आपसे प्रश्न है कि जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, क्या उसका वहां कोई वजूद है?
वजूद तो नहीं है, लेकिन दोनों पार्टी के नुकसान के लिए करने के लिए थोड़े बिल्कुल नुकसान करने के लिए जी को जी जी, अगर वो मैदान में उतरती है तो वोट काटने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, भले वो सीट जीते या ना जीते। आखिरी सवाल मनीष जी, चूंकि समय की कमी है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा जनता के लिए या सबसे बड़ा वादा होगा वो कौन सा होगा आपका चुनाव मैदान में उतरने के लिए? देखिए, वादा क्या हो गया तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि हम जो भी वादा करेंगे, जैसे इस चुनाव जैसे इस कार्यकाल में पूरा किया हमने 36 वादे किए थे, 90% वादे हमने पूरे किए, वैसे ही अगली बार भी जो वादे करेंगे उसको भी पूरा करने का प्रयास हम करेंगे। हम झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी की तरह 2100 समर्थन झूठे वादे के लिए तो आपका पूरा बनावट है भैया। शराबबंदी आपने किया नहीं, सारे कर्मचारी वहां बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। अरे शराबबंदी की आप क्या बात करेंगे? आप लोग तो मध्य प्रदेश महिलाओं के अलग शराब दुकान खुलवा रहे हैं, आपके नेता कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हमें जिताइए, कम मूल्य पर आपको शराब हम कराएंगे। आपने वादे पूरे किए, इसलिए राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाया, छत्तीसगढ़ में गली गली में शराब दुकान खोला, मंदिर देखा, स्कूल देखा, हर जगह आपने शराब को पहुंचाया, 300 करोड़ का राजस्व आपने दम भरा के आपने वादे पूरे किए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। शराबबंदी की बात करें। नहीं, आपने दम भरा, आपने 90% वादे पूरे किए हैं, वो मैं आपको याद दिला रहा हूं। सारे कर्मचारी, 5000 करोड़ तक सारे किस्म के कर्मचारी आंदोलन रहते भाई। हम सामाजिक बुराई मानते हैं शराब को, लेकिन आपके नेता तो साफ कहते हैं कि हमने ना पहले वादा किया था, सरोज पांडे कहती है कि हमने पहले वादा किया था, आगे कोई वादा करेंगे शराब बंदी के लिए। वादा खिलाफी, वादा बनाम, बिल्कुल बिल्कुल मणि जी, बिल्कुल मणि जी, निश्चय जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जनता देखेगी, जनता तय करेगी कि वादे पूरे या वादा खिलाफी। दोनों पार्टियां जो हैं अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली, इतना तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके साथ अगर कोई तीसरी पार्टी आती है और मुकाबले को दिलचस्प बनाती तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। और जैसे जैसे हम चुनाव के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें और रोचक होती चली जा रही हैं। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश आपका भी और गोल्डी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की डिबेट सेंटर में हम चर्चा कर रहे थे वो आदिवासी इलाकों पर फोकस के साथ ही जो मंथन चल रहा है बीजेपी में, उस पर हमारा फोकस था। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।